हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, विकास के सिद्धांत। सीटेट का ऐसा टॉपिक जहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो अवस्थाएं थी, स्टेजेस जो थी, वो हमने क्लियर कर ली, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया। एंड आज किस और उसके बाद आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक आता है उसको समझ लिया। उसके बाद आज हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत की। ठीक है, कौन कौन से विकास के सिद्धांत होते हैं, किस सिद्धांत में क्या बताया गया है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पिक्चर्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत आसान भाषा में इसको हम समझने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विकास के सिद्धांत। प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो बहुत व्यापक है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर है, व्यापक है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और एक कंटिन्यू चलने वाला है। यानी कि विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक है, जटिल है और निरंतर चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि विकास 4 दिन विकास हुआ बच्चे के अंदर और फिर रुक गया, फिर 4 दिन हुआ फिर रुक गया। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की भी आवश्यकता है। हमें कुछ प्रॉपर सिद्धांत इसके समझने होंगे। सबसे पहले आता है आपका सतत विकास का सिद्धांत। पहला सिद्धांत आपका सतत विकास का सिद्धांत समझते हैं। देखिए इसको, इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो हमारा सतत विकास का सिद्धांत है इसको निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए बहुत डीप समझिएगा, सीटेट में आपका कई तरीके से क्वेश्चंस घुमा घुमा करके पूछता है, तो फिर आपको बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे, क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएंगे। इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है और यह सिद्धांत बताता है कि विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत, वूम टू टॉम्ब, यानी कि वूम टू टॉम्ब यानी कि कहां से, गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है और कब्र तक जाता है। जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता, मृत्यु उसकी नहीं हो जाती, तब तक विकास उसके अंदर धीमे धीमे निरंतर गति से अपना चलता रहता है। ये बात अलग है कि कभी विकास धीमे हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, लेकिन चलता निरंतर है। तो आपने समझा, वूम टू टॉम्ब जाता है यानी कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के सभी पहलुओं का विकास निरंतरता के कारण भली भांति संपन्न होता है। विकास की जो गति है वो कभी तीव्र और कभी मंद हो जाती है। कभी विकास की गति तेज हो जाती है तो कभी धीमे हो जाती है, लेकिन एकदम स्टॉप नहीं होती, एकदम कंटिन्यू नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। इस बात को समझिए, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो सतत विकास का सिद्धांत है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये सिद्धांत हमको सिर्फ एक चीज बताता है कि विकास जो है वो ऐसा नहीं है कि अचानक कोई परिवर्तन कर देता है। हम किसी को 4 दिन पहले देखे थे तो वो जो है कि इतना उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था और 4 दिन बाद देख रहे हैं तो एकदम से कितना बड़ा हो गया, उसको समझ भी आ गई, बहुत जो है अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, कितनी अकल उसको 4 दिन में आ गई। ऐसा कभी नहीं होता है ना। एक समय लगता है व्यक्ति को मैच्योर होने में, उसको उसकी सोच बदलने में, उसका समझ बदलने में, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, उसमें एक समय लगता है ना। ऐसा नहीं कि 8 दिन पहले वो कुछ और था, 8 दिन बाद उसमें बहुत परिवर्तन आ गया हो, साल भर पहले कुछ और था, साल बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया हो, ऐसा नहीं होता है। अचानक परिवर्तन नहीं होता है। विशेष में आपका क्या लिखा है कि प्रारंभिक 3 वर्षों में, शुरुआत में नवजात शिशु होता है, वहां से लेकर के आगे 3 साल तक बालक का जो विकास है
वो तीव्र गति से होता है। उसके बाद मंद यानी कि धीमी गति से विकास निरंतर चलता रहता है, धीमे पड़ जाता है। तो इसको आपने समझा। सतत विकास का सिद्धांत यही कहता है कि विकास गर्भ से कब्र तक जाता है, निरंतर चलता रहता है, अचानक परिवर्तन किसी में नहीं होता। दूसरा सिद्धांत है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, जिसको हिंदी में सिरोध पदोन्मुखी सिद्धांत कहते हैं। दूसरा आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र आता है। इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से बाकी चारों तरफ, ठीक है। ये हो गया केंद्र से परिधि की ओर। अब देखिए, पहला है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। आइए सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस को समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का सिर से पैरों की ओर विकास होता है। बालक का विकास कहाँ होता है? बालक का विकास सिर से पैरों की तरफ होता है। ओके, पहले बालक का जो है सिर डेवलप होगा, फिर बाकी धड़ डेवलप होगा, उसके बाद आखिर में जाकर के उसके पैर डेवलप होंगे। ओके, तो सिर से पैरों की ओर विकास होता है। सिर सबसे पहले विकसित होता है, सबसे पहले सिर विकसित होता है, पैर जो है वो सबसे बाद में, और फिर जैसे सिर डेवलप हुआ फिर ये इतना धड़ भी तो डेवलप होगा, उसके बाद यहाँ पे बारी आएगी। और यही शरीर पर नियंत्रण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सेफेलोकॉर्डल का मतलब सिरोध पदोन्मुखी का मतलब याद रखिएगा कि इसमें जो बालक का विकास है वो सिर से पैरों की ओर चलता है। दूसरा इसी का कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। इसका मतलब ये होता है विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भागों तक होता है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी, मध्य भाग आपका मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपका मध्य भाग है, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी भी आ गई, आपका हार्ट भी आ गया, आपका यहाँ पे लीवर भी है, ये सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठा है कह सकते हैं, या यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्थित हैं। तो यहाँ से विकास जो है वो फिर चारों दिशाओं में भागेगा, चारों दिशाओं में जाएगा। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, और उसके बाद भुजाओं यानी कि हाथ तथा अंगुलियों का विकास होता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब यही है, समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र। पहले केंद्र में, केंद्र से परिधि की ओर यानी कि अंदर से बाहर की ओर विकास जाता है। पहले बीच में यानी कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद उसके बच्चे का जो बाकी शरीर है, हाथ हैं, उनका डेवलप होगा, फिर फिंगर्स तक पहुंचेगा, फिर उसके पैरों में जाएगा। इस तरीके से विकास होता है, जिसको प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस कहते हैं। तो ये हमारा जो सिद्धांत था विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें दो कॉन्सेप्ट थे। पहला जिसमें बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, दूसरा केंद्र से परिधि की ओर यानी कि बीच से रीढ़ की हड्डी से लेकर के बाकी शरीर में विकास पहुंचता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, यानी कि तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, बालक का विकास एक निश्चित दिशा में ही होता है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है डेवलपमेंट की। ऐसा नहीं है कि बालक में पहले इन्फेंसी आ गई, चाइल्डहुड आ गया, उसके बाद अडल्टहुड आ गया, सीधा बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था बालक में कभी नहीं आ सकती, और ना तो कभी आती है। भाई अगर चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस आता है तो दुनिया का कोई भी बालक हो, चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि भारत में चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस आता है और अमेरिका लंदन में चाइल्डहुड के बाद सीधा एडल्टहुड आता है, या फिर चाइल्डहुड के बाद सीधा ओल्ड एज प्रौढ़ावस्था, बच्चा बूढ़ा हो जाता है बाल्यावस्था के बाद। ऐसा नहीं है। विकास की एक निश्चित दिशा है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा, उसके बाद बच्चा ओल्ड एज पे पहुंचता है। ठीक है, तो बालक का गामक यानी कि मोटर, भाषा संबंधी यानी कि लैंग्वेज एंड फिजिकल आदि विकास एक निश्चित क्रम में ही होता है। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया में निश्चित प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है। जैसे कि हम इसको और डीप अगर समझें तो जैसे प्रारंभ में बालक पहले अपना सिर उठाना सीखता है। शुरुआत में बालक क्या करता है? पहले अपना सिर उठाना सीखता है, उसके बाद वो अन्य भागों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाकी बॉडी पर फिर वो कंट्रोल करना सीखता है।
क्योंकि मनुष्य का विकास निश्चित दिशा में होता है और हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। तभी बालक को चलना सीखने में 12 से 18 महीने का समय सभी बच्चों को लगता है, चाहे बच्चा किसी भी देश के किसी कोने में रहता हो, संसार के किसी कोने में रहता हो, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं का बच्चा 6 महीने में सीख रहा है, किसी देश का बच्चा जो है 10 महीने में चल जाता है, किसी देश का बच्चा 12 महीने, ऐसा कुछ नहीं है। या क्या है, विकास की एक जो है फिक्स्ड डायरेक्शन है कि अगर इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आएगा तो चाइल्डहुड आएगा, ठीक है। तो ये निश्चित दिशा का सिद्धांत हमें ये बताता है। अगला है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हम सभी व्यक्ति, पूरे देश दुनिया की बात करता हूं, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल सेम हूबहू नहीं है, एक जैसे नहीं है, चाहे वो ट्विंस हो या कोई भी हो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, आनुवंशिकता का, आपके वातावरण का, बालक किस वातावरण में रह रहा है, उसको जीन्स कैसे मिले हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। तभी तो हम ये सब एक दूसरे से अलग हैं, है ना। वरना हमको देखो, श्रीलंका के लोगों को देखो, हमको देखो, बाकी चीन के लोगों को देखो, क्या है, किसका फर्क है, जीन्स का फर्क है, एनवायरनमेंट का फर्क है ना। अलग अलग व्यक्तियों के विकास की गति अलग अलग होती है। माना कि डायरेक्शन फिक्स्ड है, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, डायरेक्शन फिक्स है, दिशा तो निश्चित है, लेकिन गति अलग अलग होती है। विकास की क्यों होती है? क्योंकि उसमें हेरिडिटी का प्रभाव होता है, उसमें एनवायरनमेंट का प्रभाव होता है। विकास की विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत यानी कि अनचेंज्ड बनी रहती है। जैसे कि एक ही माता पिता की दो संतानें समान नहीं होती, ट्विंस हो फिर भी वो एक जैसे बिल्कुल सेम हूबहू नहीं होते, तथा प्रत्येक बच्चे को हम एक समान पर्यावरण नहीं दे पाते हैं। इससे बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम सभी एक दूसरे से इसी कारण अलग हैं, क्योंकि हमारे जीन्स अलग हैं, हमारा एनवायरनमेंट अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण की अगर बात करें तो लंबाई के जीन्स प्राप्त होने पर बालक लंबा होगा। अगर बालक को अपने पिताजी से, मान लीजिए अगर पिताजी खूब हष्ट पुष्ट चौड़े लंबे चौड़े हैं, तो बालक का भी शरीर उसके पिताजी जैसा ही होगा, ठीक है। परंतु अगर लंबाई के जीन्स प्राप्त न होने से उसकी लंबाई कम ही रहेगी, लेकिन अगर उसको जो है उस तरीके के जीन्स नहीं मिले हैं तो बच्चा उतना शरीर उसका डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी के पिताजी बहुत छोटे कद के हैं तो संभावना रहती है कि बच्चा भी छोटे कद का ही होगा, ओके, जिससे उसके मानसिक संवेगात्मक भाषाई विकास की गति धीमी हो जाएगी। अगर बच्चे की लंबाई कम रह जाती है तो उसका प्रभाव उसके मानसिक संवेगात्मक और उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा, ओके। जो व्यक्ति जन्म के समय छोटा होता है वह बड़ा होने पर भी छोटा ही रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसी समय लोग मतलब बता देते हैं कि ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी होने वाली है, इसकी हाइट अच्छी रहेगी या बच्चा छोटा रह जाएगा, है ना। एक अनुमान लगा लिया जाता है। और जो बड़ा होता है वो साधारणतः बड़े होने पर भी बड़ा ही होता है। तो आपने समझा, हम सब एक दूसरे से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सिद्धांत हमारा कहता है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कहते हैं। आइए इसको डीप में समझते हैं। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। बालक का जो डेवलपमेंट होता है पहले सामान्य होता है, जनरल होता है, उसके बाद स्पेसिफिक होता है। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य क्रिया होती है, फिर विशिष्ट रूप धारण कर लेती है। अगर आप किसी बच्चे को कुछ चीजें दे रहे हैं तो बच्चे का ध्यान सबसे पहले किस पर जाएगा? बड़ी चीज पर जाएगा। उसके बाद उसका कलर कैसा है ना, वो दिखती कैसी है, उसके अंदर कोई पिक्चर बनी है क्या, और भी उसकी मतलब चीजें बच्चा फिर उस पर फोकस करेगा। पहले जनरल उसको देखेगा कि चीज कितनी बड़ी है और कौन सी चीज है ना। जैसे नवजात शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरी शरीर का संचालन करता है। अब यहाँ पे एक बात और, जैसे सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य क्रिया होती है, फिर विशिष्ट रूप धारण कर लेती है। और वही क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पे छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा है, शिशु है, तो हम लोग जब उसको कोई चीज पकड़ने के लिए देते हैं तो बच्चा अपने हाथ भी चलाएगा,
पैर भी चलाएगा, मुंह भी चलाएगा, यानी कि फुल बॉडी का संचालन करेगा, है ना, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है जिससे मैं इस चीज को कैच करूं, पकड़ूं, नहीं जानता। मुंह भी चलाएगा, हाथ भी चलाएगा, पैर भी चलाएगा, ये जनरल हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद जब बच्चा ये जान जाता है कि इस चीज को हाथ से नहीं, मुंह से नहीं, सॉरी पैर से नहीं, मुंह से नहीं, हाथ से पकड़ना है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। वो समझ गया कि ये स्पेसिफिक पार्ट है हैंड, जिससे मुझे इस चीज को पकड़ना है। ओके, तो एक समय अंतराल के बाद वो विशिष्ट अंग जो कि हाथ है उसका प्रयोग करने लगता है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। बाद में उसको हम कोई चीज देते हैं तो वो मुंह नहीं चलाता, वो पैर नहीं चलाता, सीधा हाथ में चीज को पकड़ लेता है। ये स्पेसिफिक हो गया। जैसा कि हरलॉक के अनुसार कहा गया है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की ही होती है। ओके, फिफ्थ वन, 5 सिद्धांत हमारे क्लियर हुए। सिक्स्थ, ये जो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हम उनकी बात कर रहे हैं। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक के जो भी गुण होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। एक गुण का विकास होता है तो अन्य गुणों का विकास भी उसी अनुपात में होता है। कोई एक क्वालिटी अगर आपके अंदर डेवलप हो रही है तो उसके साथ बाकी जो क्वालिटीज हैं वो भी आपके अंदर डेवलप होंगी। ठीक है, अगर आप ईमानदारी का गुण आपके अंदर है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर आदर्शवादी भी आप होंगे, संस्कृति का भी संरक्षण करने वाले होंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले होंगे। लेकिन अगर आप बेईमान हैं तो ना आप संस्कृति समझेंगे, ना आप आदर्शवादी होंगे, ना आप किसी का सम्मान करेंगे, है ना। ये भी चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए शरीर, अगर आपका शरीर अच्छा है, ठीक है, तो मस्तिष्क भी अच्छा होगा। आप मेंटली, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली भी फिट होंगे। जब आप शरीर से भी ठीक हैं, मानसिक तौर से भी ठीक हैं, तो आप समाज के साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे। जब आप समाज के साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे तो आपके इमोशंस भी ठीक होंगे। तो ये सभी आपस में संबंधित हैं। वहीं पर अगर आपका फिजिकली आप ठीक नहीं है, शरीर में कोई रोग है, दोष है, कोई कमी है, तो आप मेंटली तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी आप क्या रहेंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। आपका दिमाग भी उतनी अच्छे से काम नहीं करेगा, आप समाज के लोगों के साथ अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। हो सकता है आप लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि आप मेंटली ठीक नहीं है। मेंटली ठीक नहीं है क्योंकि आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप हो सकता है कोई रोग लगा हो, कोई रोग हो आपको शरीर में, है ना। तो उसी वजह से मानसिक समस्या हुई। मानसिक होने की वजह से आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं, क्रोध आपको आ जाता है। ये क्या है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आप शरीर से खूब फिट हैं लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हैं। जब आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो बिना मतलब अपने से छोटों को घर में कूट देते हैं, है ना, और फिर बहुत क्रोध आ जाता है। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक और शारीरिक विकास भी तीव्र गति से ही होता है। दूसरा उदाहरण यह है कि मनुष्य के शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों में वृद्धि होती है, उनका आकार एवं भार बढ़ता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता का विकास होता है। मान लीजिए अगर शरीर के बाहरी और भीतरी अंगों में ग्रोथ हो रही है, अंगों में बढ़ोतरी हो रही है, तो और उनका अगर आकार भी बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अंग तो बढ़ गए, वृद्धि तो हो गई, आकार भी बढ़ गया, वजन भी बढ़ गया, लेकिन कार्य क्षमता नहीं बढ़ी, ऐसा नहीं हो सकता है। जब ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी तो कार्य क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। 7th वन हमारा जो सिद्धांत है वो है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे चीजों को हम इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं। जैसे बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट, जैसा कि अभी पीछे हमने पढ़ा, है ना। पहले बालक सामान्य व्यवहार करता है, पहले बालक किसी चीज को पकड़ने के लिए सब कुछ चलाता है, फिर वो एक विशिष्ट अंग को पहचान लेता है हैंड से, जिससे वो चीजों को पकड़ता है। तो बालक सामान्य से विशिष्ट की ओर,
तथा विशिष्ट से सामान्य की ओर अर्थात दोनों तरफ होता है। जो बालक का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य दोनों तरफ होता है। ठीक है, बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। पहले बालक संपूर्ण अंग को, पूरे अंग को, पूरे पार्ट को चलाता है और फिर उस अंग के जो भाग हैं, मान लीजिए पहले बच्चा पूरा हाथ चला रहा है, फिर अब उसको पता चल गया कि पूरे हाथ का नहीं, इसमें काम सिर्फ फिंगर्स का है, तो वो अंग के जो भाग हैं फिंगर्स, उनको चलाना सीखता है। इसके बाद फिर बालक क्या करता है, अपने हाथ और अपनी फिंगर्स में एक सामंजस्य स्थापित करता है और दोनों को इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके फिर काम को करता है। ठीक है, जैसे अभी आप हमारी क्लास देख रहे हैं, आप मेरी आवाज को भी सुन रहे हैं, सामने डिस्प्ले पे भी देख रहे हैं और हो सकता है आपके हाथ में कॉपी पेंसिल हो, पेन हो, आप लिख भी रहे हो। कितने काम कर रहे हैं आप? अगर देखा जाए तो आप सुनने का काम अलग कर रहे हैं, देखने का काम अलग कर रहे हैं, लिखने का काम अलग कर रहे हैं, तीनों चीजें अलग अलग हो गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सर की क्लास देख रहा हूं, है ना। सिर्फ इतना है, क्योंकि वहां पे आपने चीजों को इंटीग्रेट कर दिया, सबको एक साथ मिला दिया, यही तो इंटीग्रेशन है। ओके, उदाहरण के तौर पर बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, जब हम चीजों को एक साथ करते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें तो अलग अलग हो रही हैं, लेकिन हम सिर्फ एक साथ उनको मिलाकर के एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये एकीकरण का सिद्धांत हो गया। और फिर आता है हमारा पूर्वानुमान यानी कि भविष्यवाणी का सिद्धांत। प्यारे दोस्तों, ये बहुत गजब सिद्धांत थे, ये आपका लास्ट रहेगा और आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। अपने कमेंट एक जरूर छोड़ के जाइए, बताइएगा कि क्लास कैसे रही। पूर्वानुमान यानी कि भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक की अपनी अभिवृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रख करके उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। पहले सुनिए मेरी बात, अगर हमारे घर परिवार में या पड़ोस में कोई ऐसा बालक है, कोई भी बालक हो, तो हम उसको देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये फ्यूचर में कहां तक जाएगा, ये पढ़ लिख कर कुछ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। कैसे लगा लेते हैं अनुमान? उसका फ्रेंड सर्कल देख करके, उसकी दिनचर्या को देख करके, है ना। क्या करता है ये? क्या पूरे दिन फोन में घुसा रहता है? क्या इसके दोस्त जो हैं वो जो है कि चोर उचक्के हैं? अगर वो चोर उचक्के हैं तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये भी लड़का चोरी चपारी करेगा, ये अपने घर वालों का नाम डुबो देगा, इसका फ्यूचर अंधेरे में है। अगर हम ये देख लेते हैं कि बच्चे की रूटीन बहुत अच्छा है, सुबह 4 बजे उठता है, पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, तो हम ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बच्चा एक ना एक दिन देश का नाम करेगा। तो वही बात यहाँ पे है, हम किसी भी बच्चे का शुरुआत में उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, वो फिजिकली आगे चल के कैसा रहेगा, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, उसका शरीर कितना ग्रो करेगा, ये हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। क्या? उसके शरीर को देख करके, उसकी ग्रोथ को देख करके, उसकी डेवलपमेंट को देख करके हम ये पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि इसका शरीर आगे चल के कैसा होने वाला है, ये मोटा होगा कि ऐसे ही सूखा बना रहेगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक विकास की प्रक्रिया में आत्म मूल्यांकन की अपनी योग्यता और क्षमता का भी उपयोग करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये आज के हमारे सिद्धांत थे और आपको जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी फटाफट मिलने वाले हैं। अभी एक क्लास हो रही है, हम लोग बहुत जल्दी दिन में 2 या 3 क्लासेस करने की कोशिश करेंगे एंड इनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्लास कैसे रही जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।